शुरुआत करते हैं दोस्तों आज के न्यूज़पेपर की हम एडिटोरियल वाले हिस्से के साथ में। आज जो पहला एडिटोरियल हम डिस्कस करने वाले हैं वो ईडी के टाइम पीरियड को बढ़ाने को लेकर के है। एग्जाम्पल के तौर पर देखें, नॉर्मली ईडी का जो मुखिया रहेगा उसको 2 साल तक अपने पद पर बने रहना है, इसके बाद वो रिटायरमेंट हो जाएंगे। लेकिन केंद्र सरकार ने एक स्कीम लेकर के आई थी जिसके अंतर्गत केंद्र सरकार ने क्या काम कर दी, एक एक साल का उनको एक्सटेंशन दे दिया। जैसे कि 2 साल में आप रिटायर हो गए, फिर 1 साल बढ़ा दिए, फिर 1 साल बढ़ा दिए, फिर 1 साल बढ़ा दिए। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको जो 3 एक्सटेंशन दिया जा रहा है ये केंद्र सरकार कर सकती है। लेकिन केंद्र सरकार भी इनको ये एक्सटेंशन देगी, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर क्वेश्चन खड़े हो जाते हैं कि जिस आदमी ने केंद्र सरकार के हिसाब से बेहतरीन काम किया है सरकार उसको एक्सटेंशन देगी। नॉर्मली किसी के भी मन में ये बात आ जाती है और यही बात अभी निकल कर के सामने आई है। ठीक है, ईडी के जो डायरेक्टरेट जनरल हैं, जो मुखिया हैं, उनका जो कार्यकाल बढ़ा गया था 1-1 साल करके, उसको सुप्रीम कोर्ट ने अवैध घोषित कर दिया था। कहा था कि ये बिल्कुल गलत है, इनको एक्सटेंशन जो आप दिए हैं वो गलत है, इनको तुरंत अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा, अपने पोस्ट को छोड़ना पड़ेगा, खाली करना पड़ेगा। लेकिन अभी जब इसकी सुनवाई चल रही थी तो केंद्र सरकार की ओर से एफएटीएफ का बहाना लगाया जाता है। ठीक है, तो जो एफएटीएफ है, ग्लोबल लेवल पर मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड, काले धन का कहीं मिसयूज़ तो नहीं हो रहा है, कहीं कोई टेरर फंडिंग तो नहीं कर रहा है, ये सब एक्टिविटीज़ को देखते रहती है और इस हिसाब से जो कंट्री है उसको ग्रे लिस्ट या फिर ब्लैक लिस्ट में डालती है। केंद्र सरकार का कहना है कि एफएटीएफ के कामों की, एफएटीएफ ने जो काम हमको दिए हैं उनके कामों की रिपोर्ट तैयार किया है ईडी ने, इसलिए संजय मिश्रा को अभी अपने पद पर बने रहना ठीक है, ये देश के हित में है। इसलिए हम चाहते हैं कि 15 अक्टूबर तक वो पोस्ट अपनी खाली ना करें और सुप्रीम कोर्ट इस बात को लेकर के राज़ी भी हो गया। पहले तो कहा था सुप्रीम कोर्ट में कि नहीं, ये गलत तरीके से इनको एक्सटेंशन किया गया है, इनको तुरंत पद छोड़ना पड़ेगा। और जब केंद्र सरकार ने ये जवाब दे दिया तो सुप्रीम कोर्ट भी सरकार की हाँ में हाँ मिला करके उनको कह दिया कि चलो ठीक है, 15 अक्टूबर तक वो पद पर बने रहें। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात करें तो इस पद को इस्टेब्लिश किया गया था 1 मई 1956 को, इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट या फिर ईडी इज़ ए लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी, एक प्रकार से लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के रूप में काम करती है हमारे देश में। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस इज़ इंडाउड विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इन्फोर्सिंग इकोनॉमिक लॉ, हमारे देश में इकोनॉमिक लॉ काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इकोनॉमिक से रिलेटेड कोई क्राइम हो रहा है तो उससे निपटने के लिए ईडी सामने आती है। मनी लॉन्ड्रिंग का केस हो, चाहे फॉरेन एक्सचेंज का वायलेशन हो, ये सारे मुद्दे ईडी ही हैंडल करता है। डायरेक्टर ऑफ इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट इज़ अपॉइंटेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट 2003। इसका जो मुखिया रहता है उसको 2003 के कानून के माध्यम से नियुक्त किया जाता है। ईडी फेसेस मेजर ordeals in tracing the money trail as mostly the money is stored in foreign countries. यहाँ पर हमारे जो काम का है वो ईडी डायरेक्टर के टेन्योर से रिलेटेड है और ये जो चीज़ है अन्य एजेंसियों के लिए भी अपनाई गई है। तो सरकार के ऊपर ऐसा आरोप लगाया जाता है कि जो सरकार के हिसाब से अच्छा काम करता है उस ऑफिसर को सरकार इनाम देती है, उसके टेन्योर को बढ़ा देती है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट डायरेक्टर का 2 साल की सिक्योरिटी है कि आप 2 साल का आपको सिक्योर टेन्योर मिलेगा, 2 साल तक आप काम करते रहेंगे। अकॉर्डिंग टू सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट 2003 का जो कानून आया उसमें 2 साल का टेन्योर दिया गया है। रिसेंटली कुछ अमेंडमेंट किए गए थे जिसके अंतर्गत डायरेक्टर का जो टेन्योर है उसको 3 साल तक आप बढ़ा सकते हैं। कुल मिलाकर के 5 साल, आपको 5 साल की नौकरी मिल गई है। ठीक है, मतलब 2 साल का आप काम कर ही रहे हैं, 1-1 साल का एक्सटेंशन आपको दे दिया जा रहा है। अब बात करते हैं एडिटोरियल की कि एडिटोरियल में कौन कौन सी बातें लिखी हैं। तो केंद्र सरकार की तरफ से जो हलफनामा दायर किया गया है कि नहीं, जो ईडी है अभी जिसको आप कह रहे हैं कि तुरंत अपने पद से हट जाना चाहिए, उनको अभी कुछ समय तक आप बने रहने दीजिए, इसी के ऊपर ये आर्टिकल लिखा गया है। ईडी ने बाई अलाउइंग ईडीज चीफ कंटिन्यूएंस
द सुप्रीम कोर्ट हैज़ अंडरमाइन इट्स ओन ऑथोरिटी। कुल मिलाकर के जो आज़ादी है सुप्रीम कोर्ट को, जिस प्रकार से निर्भय तरीके से निडर होकर के वो डिसीजन दिया था कि नहीं ये गलत है, आपको तुरंत अपने पद को छोड़ना है, लेकिन अभी आपने ईडी चीफ के पद पर बने रहने से रिलेटेड सुनवाई कर दी है, इसका मतलब ये है आपने अपने आप को अंडरमाइन कर लिया है, अपने खुद की जो अथॉरिटी है, खुद की जो पावर है, उसके साथ आपने समझौता कर लिए हैं। इट कम्स नो मोर एज ए शॉक और सरप्राइज। तो ये कोई शॉक या फिर सरप्राइज वाली बात नहीं होना चाहिए। द सुप्रीम कोर्ट इज सीन एज डेफरिंग एक्सेसिव टू द गवर्नमेंट्स विशेस। यदि सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार की किसी ऑर्डर को नहीं मान रहा है, अलग से फैसला सुना रहा है, तो इसमें कोई आपको शॉक या फिर सरप्राइज नहीं होना है। लेकिन यहाँ पर जो सुनवाई हुई है वो नीडलेस अकोमोडेटिव है। यदि सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया है संजय कुमार मिश्रा को कि आप 15 सितंबर तक कंटिन्यू रहिए, जो कि केंद्र सरकार की रिक्वेस्ट थी, ये नीडलेस है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। कोर्ट ने डिक्लेयर किया था इलीगल एक्सटेंशन। 11 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया था कि संजय मिश्रा को 2021 और 22 में जो एक्सटेंशन दिए थे वो इलीगल था। एट द सेम टाइम ही वॉज परमिटेड टू कंटिन्यू टिल 31 जुलाई टू इंश्योर ए स्मूथ ट्रांजेक्शन। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे ना कि इनका उत्तराधिकारी कौन रहेगा। इनको तो हटा दिया जाएगा, लेकिन इनके पद को कौन धारण करेगा ये चीज़ अभी क्लियर नहीं है। इसके बावजूद भी आप देखेंगे कि 15 सितंबर तक इनको पद पर बने रहने की अनुमति दे दी गई है। और यहाँ पर बात किया जाता है कि ये जो काम है वो देश के हित में किया गया है, जैसा कि केंद्र सरकार की हमेशा से ही लैंग्वेज रहती है, भारतीय एकता और अखंडता। गवर्नमेंट का क्या कहना है, ठीक है, गवर्नमेंट का कहना है कि जो ईडी है वो कंट्री का जो एफर्ट है कि हम प्रदर्शित करेंगे हमारे एफर्ट्स को, इट्स फ्रेमवर्क टू काउंटर मनी लॉन्ड्रिंग एंड फाइनेंसिंग ऑन टेररिज्म ड्यूरिंग ए कंट्री रिव्यू बिफोर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। एफएटीएफ क्या काम करती है, मनी लॉन्ड्रिंग की जांच पड़ताल करती है। उसके लिए फ्रेमवर्क कैसा रहेगा, कहीं टेररिज्म में तो पैसा नहीं जा रहा है, इसकी रोकथाम करने के लिए एफएटीएफ इंटरनेशनल लेवल पर बनाया गया है। सरकार कह रही है हम इस काम में कंटिन्यू लगे हुए हैं, और ये जो काम हम जब कर रहे हैं तो इसकी मुखिया कौन है, संजय कुमार मिश्रा है। यदि हम उनको ही हटा देते हैं तो फिर हम कैसे रिपोर्ट उनको बताएंगे। तो ये जो मल्टीलैटरल बॉडी है वो एडॉप्ट करती है एक म्यूचुअल एवल्यूशन सिस्टम को, एंड इंडियाज़ ऑनगोइंग रिव्यू विल गो ऑन अंटिल जून 2024 व्हेन द फाइनल एवल्यूशन रिपोर्ट में बी कंसिडर्ड एट ए लाइकली प्लेनरी डिस्कशन ऑन इट्स कॉम्प्लायंस स्टेटस। 2024 तक की डेडलाइन है कि यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, कैसी क्या इंडिया की रिपोर्ट रही है। अब कुल मिलाकर के सरकार एफएटीएफ का बहाना ले रही है, तो ठीक है, मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ कानून का संचालन करने वाली एजेंसी हमारे देश में महत्वपूर्ण है, लेकिन ईडी की पूरी जिम्मेदारी क्या संजय मिश्रा के हाथ में है, जो कि आप कह रहे हैं कि उनको उनके पद पर बने रहना चाहिए, ठीक है। तो ये विश्वास करना मुश्किल हो जाता है कि ये पूरा का पूरा काम एक व्यक्ति पर निर्भर करता है। यदि ऐसा था भी तो सरकार को मिश्रा की सेवाओं का उपयोग अकेले एफएटीएफ उद्देश्यों के लिए नहीं करने से रोका गया, जबकि निदेशालय की नियमित गतिविधियों को उनके उत्तराधिकारियों के अधीन छोड़ दिया गया है। अब ये तो चले जाएंगे, बाकी का जो काम रहेगा कौन करेगा, आने वाला मुखिया करेगा। किसी भी मामले में विभिन्न एजेंसियां और प्राधिकरण मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्त पोषण पर देश की नीतियां तैयार करने में शामिल हैं। ये काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है कि न्यायालय ने उन तर्कों को नहीं माना जो इन बिंदुओं पर प्रकाश डालते थे। इससे सवाल उठे कि एक व्यक्ति कैसे इतना ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, और फिर सुप्रीम कोर्ट ने उनको परमिशन दे दिया है। कोई भी इस चीज़ को समझ सकता है कि हमारे देश की सभी छवि
एफएटीएफ के मूल्यांकन पर निर्भर करती है। एफएटीएफ ने हमारे देश का मूल्यांकन कैसे करा है, उसी के हिसाब से पूरी देश दुनिया भारत को देखेगी। लेकिन ये दावा कि मिश्रा को विस्तार नहीं देने से नकारात्मक छवि बन सकती है, सुप्रीम कोर्ट के पास ये जवाब केंद्र सरकार का था। इसके बाद वाला जो एडिटोरियल हम डिस्कस करेंगे वो फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड है। पार्टिकुलरली यहाँ पर 16 का कमीशन है उसके बारे में बातचीत करी जा रही है। फाइनेंस कमीशन, जिसको हम हिंदी में वित्त आयोग भी बोलते हैं, ठीक है। तो जो वित्त आयोग होता है वो एक संवैधानिक और अर्ध न्यायिक बॉडी है। हमारे भारतीय संविधान के आर्टिकल 280 में फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड कुछ प्रावधान दिए गए हैं। वित्त आयोग की नियुक्ति हर 5 साल पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। एक बार यदि फाइनेंस कमीशन बना दिया गया है तो समझ लीजिए 5 साल तक ये काम करेगा। यदि राष्ट्रपति चाहें तो 5 साल के पहले भी वित्त आयोग की नियुक्ति की जा सकती है। वित्त आयोग में कुल 5 सदस्य होते हैं, जिनमें से एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं। वित्त आयोग के अध्यक्ष और चारों सदस्यों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करता है और ये सभी राष्ट्रपति द्वारा दिए गए आदेश में उल्लिखित समय तक अपने पद पर बने रहेंगे। वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की पुनर्नियुक्ति भी की जा सकती है। एक बार आप यदि अच्छा काम कर दोगे तो इनाम के तौर पर आपको फिर से पोस्टिंग मिल जाएगी। काम की बात करें तो करों द्वारा प्राप्त आय, टैक्स के माध्यम से जो आय हो रही है, जो कि केंद्र और राज्य के बीच में शेयर करी जाएगी, उसका वितरण कैसे करना है। केंद्र और राज्य के बीच वितरण हो जाने के बाद राज्यों को इस आय की कितनी राशि प्रोवाइड किया जाएगी। सबसे पहले तो क्या काम करते हैं, इतना हिस्सा केंद्र रखेगी, इतना हिस्सा राज्य सरकार रखेगी टैक्स का पैसा। फिर दूसरा निर्धारण रहता है कि राज्यों के बीच में आपस में कैसे पैसा बांटना है। केंद्र और राज्यों को दिए जाने वाले सहायता अनुदान, जिसको ग्रांट बोलते हैं, भारत की संचित निधि से ये पैसा दिया जाता है। जिन सिद्धांतों को ध्यान में रख दिए जाते हैं उनसे संबंधित अनुशंसा करना। इसके साथ साथ में पंचायत और नगर पालिका को जो रुपए दिए जा रहे हैं उसका खर्च राज्य की संचित निधि द्वारा वहन किया जाता है। अगर राज्य का वित्त आयोग इस बात की अनुशंसा करे कि इस उद्देश्य के लिए राज्य की संचित निधि में थोड़ी वृद्धि करी जाए तो ये काम भी वित्त आयोग का ही करे रहेगा। अब हम बात करते हैं 16वें नंबर के फाइनेंस कमीशन के बारे में। अभी इसका सेटअप किया जाना बचा है, मतलब इसकी स्थापना करी जाएगी 5 साल के लिए। नवंबर 2017 से ही हम देख रहे हैं कि 15 नंबर का फाइनेंस कमीशन काम कर रहा है। इसमें इंक्लूड है कोविड-19 एंड सब्सिक्वेंट जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस। यदि 16वें नंबर का जो फाइनेंस कमीशन आएगा तो उसके ऊपर भी बहुत सारी जिम्मेदारियां रहेंगी, बहुत सारे चैलेंजेस वो फेस करने वाला है। द कंबाइंड गवर्नमेंट डेब्ट जीडीपी रेशो की बात करें, आल्सो सॉट अप टू क्लोज 90% एट द एंड ऑफ 2020-21 के टाइम पीरियड में हम क्या देखते हैं, डेब्ट और जीडीपी का जो रेशो है वो 90% पर पहुंच गया था। मैनी स्टेट सो लार्ज फिजिकल इनबैलेंस टू, और यहाँ पर कई स्टेट ऐसे हैं जहाँ पर फिजिकल इनबैलेंस हमको देखने को मिला, मतलब कुछ राज्य ऐसे हैं जो कि ज़्यादा कर्जे में डूब गए हैं। वर्टिकल और हॉरिजेंटल डायमेंशन की बात करी जाती है। जो 14th फाइनेंस कमीशन हैड राइज द शेयर ऑफ स्टेट इन डिविजिबल पूल ऑफ द सेंट्रल टैक्स टू 42% फ्रॉम 32%। 14वें नंबर का जो फाइनेंस कमीशन बनाया गया था, गठित किया गया था, उसमें केंद्र सरकार को मिलता ज़्यादा परसेंट, स्टेट गवर्नमेंट को मिलता कम परसेंट। एग्जाम्पल के तौर पर पहले स्टेट गवर्नमेंट को 32% की हिस्सेदारी मिला करती थी, ठीक है। जितना भी कमाई हो रहा है, जैसे कि इसमें आप देखेंगे ये पूरा टैक्स है, इसमें से पहले 32% हिस्सा राज्य सरकारों के पास जाता था। सरकार ने इसको बढ़ा करके 42% कर दी, मतलब 10% हिस्सा बढ़ा दिया गया है राज्य सरकारों के लिए। This was revised to 41% when the number of state in India was reduced to। इसके बाद सरकार ने और क्या काम करी,
सरकार ने कह दी कि नहीं, ये जो 42% हम पैसा दे रहे हैं अब हम उसको 41% कर रहे हैं, क्योंकि हमारे देश में राज्यों की जो संख्या है वो रिड्यूस हो गई है, वो 28 हो गई है। फिर भी सेंटर कुड मैनेज, फिर भी यदि देखा जाए सेंटर मैनेज कर सकता है इस सिचुएशन को, बिकॉज ऑफ विथड्रॉल ऑफ प्लानिंग कमीशन ग्रांट एज द प्लानिंग कमीशन वाज एबॉलिश। ठीक है, तो अब कंडीशन ऐसी उल्टी सीधी आते जा रही है क्योंकि योजना आयोग को ख़त्म कर दिया गया है। स्टेट हमेशा से ये डिमांड करते आ रहा है कि हमें जो हिस्सेदारी मिलती है उसमें बढ़ोतरी करी जाए। देयर मे नॉट बी ए स्ट्रॉन्ग केस फॉर रिकमेंडिंग एनी फर्दर इंक्रीज इन स्टेट शेयर ऑफ सेंट्रल टैक्सेस इन व्यू ऑफ द सेंटर्स लार्ज फिजिकल इनबैलेंस। केंद्र सरकार यदि खुद घाटे में चल रहा है तो वो राज्य सरकारों को अच्छा खासा पैसा नहीं देगी या फिर जो शेयर रहेगा उसको कम ही रखेगी। इसके साथ साथ में री एग्जामिनेशन करने की बात करी जाती है रोल ऑफ नॉन शेयरेबल सेसेस एंड सरचार्जेस को लेकर के। तो जो सेस और सरचार्ज होता है, सरकार क्या काम करती है, कुछ टैक्स का हिस्सा, टैक्स की जो अलग अलग कैटेगरी है, कुछ कैटेगरी टैक्स ऐसे हैं जिनको केंद्र सरकार अपने पास ही रखती है, बाकियों को राज्य सरकारों से शेयर नहीं करती है। इसलिए सरकार क्या काम कर रही है, कंटिन्यूस सेस और जो सरचार्ज है उसको बढ़ाते जाती है, अपनी जेब में टैक्स को डालते जाती हैं। 2020-21 से लेकर के 23-24 की बात करें तो जो इफेक्टिव शेयर ऑफ स्टेट्स इन द सेंट्रस गॉस टैक्स रेवेन्यू आज एवरेज टू 31%। 2020-21 से 23-24 के बीच में केंद्र सरकारों को कितनी हिस्सेदारी मिल रही है, तो वो 31% मिल रही है। फिर 2015-16 से 19-20 की बात करें तो उस टाइम में इनको 35% मिला करता था। सेस एंड सरचार्ज भी सरकार क्या है बढ़ाते जा रही है। 2020-21 से यदि हम 23-24 के बीच में बात करें तो ये 18.5% हो गया है। पहले सरकार कितना कमाती थी, इससे 12.5% कम लगाती थी, अभी इसकी हिस्सेदारी 18.5% कर दी है। सेस एंड सरचार्ज का पैसा अपने पास रखना है, इसलिए सरकार ज़्यादा से ज़्यादा इसमें बढ़ोतरी करते जाती है। वहीं जो 13 फाइनेंस कमीशन था उस टाइम में ये जो परसेंटेज था वो 9.5% हुआ करता था। वहीं देखा जाए तो जो 10% अपर लिमिट ऑफ द शेयर ऑफ द सेसेस एंड सरचार्जेस एज परसेंटेज ऑफ सेंटर GTR में भी रिकमेंडेशन दिए जाते हैं कि सरकार को बहुत ज़्यादा सेस और सरचार्ज नहीं लेना चाहिए, जैसे कि 10% की लिमिट निर्धारित कर दी गई है। एग्जाम्पल के तौर पर यदि आप टैक्स की हिस्सेदारी 42% दे रहे हैं, राज्यों को आप 42% टैक्स प्रोवाइड कर दे रहे हैं, तो आप जो है 10% से ज़्यादा सेस लगा सकते हैं। यदि आप 41% दे रहे हैं हिस्सेदारी तो आपको जो है 10% से नीचे ही रखना पड़ेगा सेस एंड सरचार्जेस को। अब बात करी जाती है GST को लेकर के कि चलो ठीक है, GST शुरू में उतना काम नहीं कर पाई थी, लेकिन अभी के टाइम पीरियड में देखा जाए तो कुल मिलाकर के रिकवरी हमको दिखाई दे रही है। वहीं जो इंडिविजुअल स्टेट होता है, केंद्र सरकार के डिविजिबल पूल से उसको कितना टैक्स मिलेगा, इसके लिए सरकार ने कुछ इंडिकेटर बनाए हैं, जैसे कि पॉपुलेशन के हिसाब से पैसा दिया जाएगा, पर कैपिटा इनकम के हिसाब से पैसा दिया जाएगा, एरिया कितना उस हिसाब से पैसा दिया जाएगा। कुछ इंसेंटिव वाले फैक्टर भी हैं, जैसे कि फॉरेस्ट अच्छा है तो अच्छा टैक्स मिलेगा। डेमोग्राफिक चेंजेस के हिसाब से भी जो है केंद्र सरकार पैसा देती है राज्यों को टैक्स का। वहीं पर कैपिटा इनकम के हिसाब से बात करें, इट इज़ द डिस्टेंस ऑफ ए स्टेट्स पर कैपिटा इनकम फ्रॉम ए बेंचमार्क as usually kept at the average per capita income of the top 3 states that is used a determining factor। लेकिन यहाँ पर सोच विचार करने वाली जो बात है वो ये है कि जिस स्टेट की इनकम कम है उनको आपको पैसा थोड़ी ज़्यादा देना चाहिए, जो गरीब राज्य हैं उनको आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसे देने की कोशिश करिए।
लेकिन फिर साउथ वाले जो स्टेट है वो डिमांड करने लग जाते हैं कि देखो हमने जनसंख्या में कमी करे हैं, उसके लिए हमने प्रयास किए हैं, पैसा खर्च किए हैं और आप हमको कम पैसा दे रहे हैं। जिसकी जनसंख्या ज़्यादा है उसको आप इनाम दे रहे हैं और जिसने कम किया है उसको आप दंडित कर रहे हैं, ऐसा आरोप लगाया जाता है। इसके बाद एक और चीज़ जो हमें ध्यान में रखना वो है डेब्ट जीडीपी रेशो। कितना डेब्ट चलेगा, कितना कर्जा जीडीपी के हिसाब से होना चाहिए। कंबाइंड अकाउंट ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट की बात करें तो इनका जो कर्जा है वो 89.8% हो गया था। कब? 2020-21 में। ऑफ विच सेंटर्स डेब्ट एंड जीडीपी रेशो एक्सक्लूडिंग एनी ऑन लैंडिंग टू स्टेट अमाउंटेड 58.7%। स्टेट का था 31%, लेकिन केंद्र सरकार का जो कर्जा है वो 58.7% था। ये जो है कंसिडरेबली काफ़ी ऊपर चल रहे हैं। यदि आप एफआरबीएम की बात करें तो एफआरबीएम क्या कहता है? केंद्र सरकार 40% कर्जा में रहे, 20% स्टेट गवर्नमेंट कर्जा में रहे। 2018 का अमेंडमेंट ये कहता है। 2021 के हिसाब से यदि हम देखें तो केंद्र सरकार का जो फिजिकल डेफिसिट है वो 9.2% चला गया था जीडीपी का। स्टेट का कितना था? 4.1% चले गया था। यहाँ पर एक और बात करी जाती है कि क्या है, ये जो स्टेट गवर्नमेंट है ना, कर्जा में ज़्यादा क्यों डूबते जा रहे हैं। तो पहला रीज़न बताया जाता है कि ये ओल्ड पेंशन स्कीम लेकर के आ रहे हैं। तो ये जो ओल्ड पेंशन स्कीम आप लेकर के आए हैं ये आपको और भी ज़्यादा कर्जा में डुबो देगी। आपने कुछ भी सोचा विचारा नहीं है और ओल्ड पेंशन स्कीम में आप वापस आ गए हैं, ऐसा रीज़न यहाँ पर बताया जाता है। इसके अलावा एक लोन काउंसिल को सेटअप करने की बात करी जाती है कि हमें एक लोन काउंसिल बनाना पड़ेगा, जो कि रिकमेंडेशन दिया गया था 12th फाइनेंस कमीशन की तरफ से। ये एक स्वतंत्र निकाय रहेगा, ये ओवरसी देख रेख करेगा लोन के मैग्नीट्यूड को एंड प्रोफाइल ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट को। एक्सक्लूजन ऑफ अनजस्टिफाइड सब्सिडी, इसमें क्या किया जाएगा, जो आप गलत सब्सिडी दे रहे हैं उसको आप हटा दीजिए। While determining grants may cause the Finance Commission to caught in political crossfire। इसके अलावा जो आप ग्रांट दे रहे हैं उस पर भी निगाह रखने की ज़रूरत है।